नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक नई गतिविधि हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश के अंदर सीएए प्रोटेस्ट के दौरान आगजनी हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई और लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। हम सबको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ रिकवरी के लिए कानून बनाया था और उस कानून के तहत ये कहा गया था कि जो कोई भी तोड़फोड़ करेगा, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करेगा, भरपाई उससे ही होगी। कानून का नाम था उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल 2021। ये असेंबली में 2021 में पास हुआ था और इसमें ये कहा गया था कि जो प्रोटेस्टर्स गिल्टी करेंगे, जो प्रोटेस्टर्स डैमेज करेंगे सरकारी प्रॉपर्टी का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे, प्लस 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 5,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये जो जुर्माना है, ये नुकसान की भरपाई नहीं है। जुर्माना इस बात का है कि कानून तोड़ा, सजा इस बात की है कि कानून तोड़ा, और जो नुकसान किया उस नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी, वो इवैल्यूएशन किया जाएगा। हमको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डैमेजेस बाय टू पे, यानी कि जिसने नुकसान किया है, जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, वो उसकी भरपाई करेगा, ऐसा एक ऑर्डर पहले पास किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ कानून बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया मंडे को, उस मामले में एंटी सीए एजिटेटर्स, यानी कि जो सीएए का एजिटेशन, उसके विरुद्ध में एजिटेशन कर रहे थे, उनको जो नोटिस इशू किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उन नोटिस को कैंसिल करने के लिए या उन नोटिस पर को ख़त्म करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले आए। चूँकि वो मामला पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको वेरीफाई कर दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर ये किया था कि राज्य सरकार एक टीम बनाकर ये तय करे कि कितने लोगों ने किस प्रकार का नुकसान किया है और उनका इवैल्यूएशन करवाए। इवैल्यूएशन करवा कर उनसे वसूली की जा सकती है। उस पर प्रॉपर मुकदमा चलाना होगा और मुकदमे में सिद्ध करना होगा कि किसने इस पर नुकसान किया है। उसके लिए सबसे पहले नोटिस इशू किया जाता है, उस नोटिस का जवाब सामने वाले को देना होता है और जो जवाब सामने वाला देता है उसके आधार पर सरकार, यानी कि जिसने नोटिस इशू किया है, वो अपनी प्ली न्यायालय में रखती है और जब वो सिद्ध कर लेती है कि नहीं, ये ही थे जिन्होंने ये नुकसान किया है, जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान ये चीज़ों को खराब किया है, तो उनसे वसूली और उनको जेल और उन पर फाइन, ये तीनों ही प्रावधान खुल जाते हैं। अब क्वैशिंग के नोटिस को क्वैश करने के लिए ये न्यायालय में आए। अब इनका तर्क समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2021 में कानून पास किया, जबकि तोड़फोड़ फरवरी जनवरी में भी हो रही थी और उस समय प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून पास किया तो कानून पास करने से पहले ये सब कुछ घटना हो चुकी थी, इसलिए साहब ये कानून हम पर लागू नहीं होता। आर्गूमेंट आगे बढ़ा तो उस आर्गूमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात गई कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के चूंकि ऑर्डर से ये सब कुछ हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था कि हाई कोर्ट अपनी एक टीम बनाएगा और हाई कोर्ट टीम बनाकर उस पर इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन करने के बाद जो कोई भी गिल्टी होगी उनसे वो वसूली करने के आदेश देगा। इन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद शुजाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रिट नंबर 40831/2009 का हवाला देते हुए कहा कि एक 2010 की वर्डिक्ट है, जिसमें यह कहा गया था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, a competent authority nominated by the government has to access the damage and receive claim from the public.
अब देखिए, ये बात कर रहे हैं कि बात 2021 में कानून बनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद शुजाउद्दीन की रिट में ये कह रहा है कि सरकार एक कमेटी बनाएगी और जिसने भी डैमेज किया है वो कमेटी इवेल्युएशन करेगी और इवेल्युएशन करने के पश्चात क्लेम रिसीव करेगी पब्लिक से, क्लेम लेगी पब्लिक से। ऑर्डर कब का है? 2010 का। हाई कोर्ट ने कहा था सरकार इस पर वो कमेटी बनाएगी। अब इनका कहना ये है, जो इसके इनके एडवोकेट खड़े हुए, उनका कहना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक और ऑर्डर हुआ था, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ अपीलेट 2009 5 SCC 212। ये रिट ये केस का नंबर है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में, अब देखिए, ये 2009 का जजमेंट है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2010 का जजमेंट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। क्या था ये जजमेंट? इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सू मोटो, यानी कि हाई कोर्ट को सू मोटो एक्शन लेने का राइट होगा। हाई कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, जो भी मास डैमेजेस हुए हैं उस पर एक मशीनरी इस्टेब्लिश करेगा इन्वेस्टिगेशन करने की, और उनको जो भी नुकसान हुआ है, नुकसान जिसका हुआ उसको कॉम्पनसेशन अवार्ड किया करेगा। अब हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हाई कोर्ट करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में ये ऑर्डर किया कि सरकार उस पर एक कमेटी बनाकर करेगी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 के मार्च में कानून पास किया है। तो इनके दो आर्गूमेंट हैं। एक आर्गूमेंट ये कहते हैं कि जब कानून पास हुआ उससे पहले घटनाएं हो चुकी थी, इसलिए इस कानून के तहत उन घटनाओं का पर के दोषियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो सीधी सी बात है कि कोई भी क्रिमिनल लॉ का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। कोई भी क्रिमिनल लॉ पीछे बैक पर नहीं जा सकता। ये आर्टिकल 20 में प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। बात ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के ऑर्डर 2009 के ऑर्डर में यह कहा था कि इन एब्सेंस ऑफ एनी लेजिस्लेशन, यानी कि अगर राज्य का कोई कानून नहीं है तो फिर इस डैमेज की रिकवरी के लिए हाईकोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, और अगर राज्य के पास ऐसा कोई प्रावधान है तो फिर उसके अनुसार लेगा। अब उसके अनुसार तो लेगा। हाईकोर्ट के पास पावर दी थी कि इन एब्सेंस ऑफ लॉ, यानी कि कानून की गैर मौजूदगी में वो करेंगे। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ही कह दिया व्हाट इज रॉन्ग इन दैट डेलीगेशन ऑफ पावर। सब जगह होता है और पावर डेलीगेट की जाती है। इनका दूसरा आर्गुमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हाईकोर्ट ऐसा करेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दे दिया, जो गलत है, सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन है। ये दो आर्गुमेंट इन्होंने कोर्ट में रखे। अब ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पर एक टिप्पणी कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई अगर जो कानून 2021 में बना है उससे पहले की घटना है या नोटिस है, तो फिर कानून, उस कानून के तहत अगर नोटिस हुए हैं या उससे पहले की घटना है और कानून बनाकर नोटिस किए हैं, तो ये नोटिस तो अपने आप चले जाएंगे, इन नोटिसेस का तो काम ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आर्टिकल 20 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता किसी कानून का, और अगर कानून बाद में बना है और उसके तहत नोटिस किए गए, घटना पहले हो गई है, तो फिर इस घटना पर इस कानून का प्रभाव नहीं होगा। भाई ये प्रोटेस्ट करने वाले विरोधियों के तो भांछे खिल गई, और उन्होंने कल से न्यूज़ चैनल्स पर कहना शुरू कर दिया, जो मीडिया है या जो पोर्टल्स हैं, पोर्टल्स पर लिखना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, ओरल टिप्पणी की है। दूसरी बात मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि 2010 के ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार भी राज्य सरकार को इन्वेस्टिगेट करने का राइट था और कॉम्पनसेट करने का, कंपनसेशन दिलवाने का राइट था और वसूली करने का राइट था। ये कानून ना भी होता, हम ये मान लें कि ये कानून नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट के 2010 के ऑर्डर के अनुसार भी राज्य सरकार को ही यह अधिकार है, और राज्य सरकार अगर उसके तहत नोटिस भेजती है या नोटिस उसके तहत कंसीडर कर ली जाता तो भी ये फंस जाएंगे।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया और राज्य सरकार को कहा कि इसमें एक रीजॉइंटर लगाइए, आप अपनी बात हमारे सामने कहिए। इनका आर्गुमेंट उसके आगे क्या था? इन्होंने आर्गुमेंट आगे कहते हुए कहा कि साहब एक बन्ने खां साहब हैं जिनकी आयु 94 वर्ष की आयु में वो मर गए आज से 6 वर्ष पहले, उनके नाम नोटिस है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2 ऐसे व्यक्ति जिनकी 90 वर्ष से ऊपर की आयु है और उनके नाम नोटिस है। तो जो 6 वर्ष पहले मर गया बन्ने खां, उसके नाम नोटिस कैसे हो सकता है? इसका मतलब राज्य सरकारें ठीक से कर नहीं रही हैं और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, यानी कि हाई कोर्ट की कमेटी ही ये कर सकती है। राज्य सरकारें अपनी पॉलिटिकल विल निकालने के लिए, अपनी पॉलिटिकल खीज निकालने के लिए राज्य सरकारें इस प्रकार लोगों को फंसाती हैं और फंसाने के बाद लोगों पर मुकदमे चलाती हैं, जिसका परिणाम लोगों को इनकन्वीनियंस होता है। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, 19, 20, 21 का उल्लंघन है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नाम गलत हो भी गया लेकिन चिन्हित व्यक्ति वही है तो फिर करेक्शन ऑफ नेम तो बहुत बड़ा इशू नहीं होता। इसलिए जो नोटिस किए गए हैं उन नोटिस पर अगर ये जवाब आता है कि साहब ये व्यक्ति, उक्त व्यक्ति मर चुका है, जैसे बन्ने खां की बात कही, वो अगर मर चुके हैं, मैं इस बात से भी सहमत हो सकता हूँ। ये लोग कह सकते हैं कि साहब बन्ने खां, ये जिनकी बात कर रहे हैं वो दूसरे बन्ने खां हैं और जो जिसको नोटिस गया है उसका लिखत पढ़त में नाम दूसरा है, लेकिन लोग उसको बन्ने खां कहते हैं और ये बता रहे हैं ऑन पेपर्स बन्ने खां जिसका नाम है उसका नाम बता रहे हैं, वो मर चुका है। तो ये संभव है कि इस पर करेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन हो जाए। आइडेंटिटी ऑफ पर्सन करेक्शन हमारे यहाँ न्यायालय करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आयु गलत लिख जाती है, एड्रेस गलत लिख जाता है, नाम गलत लिख जाता है और पिता का नाम गलत लिख जाता है, तो इस पर करेक्शन होता है। और लेकिन लोग इस पर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं कि साहब आइडेंटिटी क्राइसिस है, मैं वो हूं ही नहीं जिसकी चर्चा इस कानून में या इस विधि में की गई है। ऐसी चर्चाएं लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये केस का नाम मैं आपको बता दूं, परवेज आरिफ टीटू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ओरल टिप्पणी की, लेकिन उसके साथ राज्य सरकार को नोटिस किया है कि आप उस पर रिजॉइंडर दाखिल करें। इनकी रिट के आधार पर किसी भी नोटिस को क्वैश नहीं किया है, केवल एक टिप्पणी की है। जो और वो टिप्पणी कैसी रही होगी, मुझे लगता है कि जब आप आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि साहब कानून बाद में आया और उस कानून के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं जबकि घटना पहले हो गई, तो कोर्ट कहता है कि फिर तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कुछ बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस कानून के तहत नोटिस किए गए वो कानून था ही नहीं जिस समय घटना हुई। ऐसी ऐसी चर्चाएं कोर्ट बात करते समय करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम सब जानते हैं कि निगेटिव चीज़ें पकड़ ली जाती हैं। और निगेटिव चीज़ें मतलब जो टिप्पणी है वो आर्गूमेंट की टिप्पणी पकड़ ली जाती है और हकीकत में कोर्ट ने नोटिस किया और नोटिस करके कहा है कि राज्य सरकार अपना जवाब दे, हमें बताए कि इस मामले में क्या होने जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया कि 370 को एबॉलिश कर दिया जाए साहब। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा था कि 370 इज परमानेंट अनटिल अनलेस एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ की मीडिया ने चलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 300 परमानेंट है। ये बताया ही नहीं कि ये कहा गया है कि अनलेस अनटिल एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को एब्रोगेट करने का राइट है, हमको नहीं है, हम नहीं कर सकते। मेरे लिए वो तब तक परमानेंट है और परमानेंट की तरह ही काम करेगा जब तक वो उसमें लिखा हुआ है, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया हाउसेस ने और जो चलाया वो हम सब ने सुना ही होगा। तो इस घटना पे मुझे लगा कि आपको कंप्लीट नॉलेज हमारे देश को होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या था और हो क्या रहा था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।